Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of Indian economy for your UPSC preparation. Now our period of reference for this particular video would be 19th of October to 25th of October, यानी कि 19th October से लेके 25th October तक जो important developments हुई हैं इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे. Now let's take a look at what will we cover in this particular video, in this particular lecture. What will we cover? ये जो पिछला हफ्ता गया था इकोनॉमी करंट अफेयर्स के हिसाब से इतना ज्यादा हैवी हफ्ता नहीं था, बहुत ज्यादा लाइट था, ज्यादा न्यूज आइटम्स नहीं आई हैं डिस्कशन के लिए. बट नॉनदलेस देयर वर सर्टेन आइटम्स दैट वी नीड टू डिस्कस, देयर वर सर्टेन न्यूज वर्दी इश्यूज दैट वी नीड टू डिस्कस और वो हम करेंगे आज. सबसे पहले तो आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस प्री में भी आ जाते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है या लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की जो रिपोर्ट है उसमें इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे. देन लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, उसमें इंडिया का रैंक और पीछे हो गया है पिछले साल के मुकाबले. तो इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इतना पिछड़ा क्यों है वो डिस्कस करेंगे. देन गुड न्यूज फॉर इंडियन इकोनॉमी के इंडिया के जो इन्वेस्टमेंट लेवल्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, दे आर रिकवरिंग. और जो प्री पैंडेमिक लेवल्स थे, मतलब पैंडेमिक आने से पहले जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी उससे बेटर हो रही है सिचुएशन, यानी कि पैंडेमिक को हमने एक तरह से पूरा बीट कर दिया है और अब हम प्री पैंडेमिक लेवल्स पे जा चुके हैं इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से. तो इस न्यूज आइटम को डिस्कस करेंगे और आज मैं आपको दूंगा कुछ आर्टिकल्स एज योर होमवर्क. वो आर्टिकल्स आपने खुद पढ़ने हैं. एक हिंदू का आर्टिकल है, एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है. आपने बस वो आर्टिकल के टाइटल गूगल करने, आपको आर्टिकल मिल जाएगा. ये आर्टिकल्स आपने खुद पढ़ने हैं क्योंकि इससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो हम प्रीवियस करंट अफेयर्स वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आर्टिकल्स हैं वो हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो उसमें समझ आने वाला कुछ ऐसा रह नहीं गया कि ना समझ आए. सारी चीजें आपको अब समझ आ जानी चाहिए क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं. पर आपने आर्टिकल जरूर पढ़ना है क्योंकि आर्टिकल पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं. रीडिंग हैबिट बेटर होती है, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आपकी आर्ग्यूमेंट्स अच्छी होती हैं. तो दो आर्टिकल्स आपको होमवर्क होंगे और एंड में कुछ एमसीक्यूज रिलेटेड टू दिस लेक्चर जो आपको मैं दूंगा. ठीक है, वो एमसीक्यूज इस लेक्चर से रिलेटेड होंगे, आपने आंसर करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखना है. Why? For a very simple reason, I want to know whether you understood this lecture or not. Alright? चलो फिर बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ की रिपोर्ट आई है. Alright? Let's start. The IMF comes out with the report twice every year. ये आपको पता होना चाहिए. जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, पहली बात आपको पता होना चाहिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. और ये कब कब निकालती है? साल में 2 बार निकालती है. एक इसकी अप्रैल की रिपोर्ट होती है, एक इसकी अक्टूबर की होती है. अभी रिसेंटली अक्टूबर की रिपोर्ट आई है तो इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं इसे. The World Economic Outlook reports are significant because they are based on a wide set of assumptions about a host of parameters, such as the international price of crude oil, and set the benchmark for all the economies to compare one another with. IMF actually global economy की एक पिक्चर प्रेजेंट करता है इस रिपोर्ट में. दूसरा, डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर भी करता है कि कौन सी कंट्री बेटर परफॉर्म कर रही है और कौन सी कंट्री बुरा परफॉर्म कर रही है. और अक्टूबर का ये जो एडिशन है ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर कंपैरिजन क्योंकि आईएमएफ इसमें ये जज कर रहा है कि कौन सी इकोनॉमीज अच्छे से रिकवर कर गई हैं पैंडेमिक को और कौन सी इकोनॉमीज अच्छे से रिकवर नहीं कर पाई हैं. ऑलराइट, मेक सेंस? ठीक है, चलो. रिसेंटली द आईएमएफ अनवील्ड इट्स सेकंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक दिस ईयर. नाउ हमारे लिए हमें वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में तो पता चल गया. ठीक है, कौन निकालता है, साल में कितनी बार आती है, यह पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए. नाउ द क्वेश्चन इज कि उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा क्या है. बेसिकली ना उन्होंने 2 बातें कही हैं, ध्यान से सुनना. एक, उन्होंने बोला है कि ये जो रिकवरी करी है ना पूरी दुनिया ने, ये रिकवरी में डाइवर्जेंस है. कुछ कंट्रीज ने अच्छी रिकवरी करी है, वो बहुत अच्छे पाथ पे हैं इकोनॉमिकली. कुछ कंट्रीज इतनी अच्छी रिकवरी नहीं कर पाई हैं. जैसे आईएमएफ अपनी रिपोर्ट में पहली बात ये कहता है कि जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है ना, उन्होंने बहुत अच्छी रिकवरी करी है, वो इकोनॉमिकली अच्छा चल रहे हैं.
और जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज है ना, इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, डेवलपिंग कंट्रीज मतलब ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं। इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया जैसी कंट्रीज, इंडिया, ब्राजील वगैरह, साउथ अफ्रीका। आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि रिकवरी में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, इन्होंने इतनी अच्छी रिकवरी नहीं दिखाई है, एंड हेंस देयर इज दिस डाइवर्जेंस दैट वी आर सीइंग इन द ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी। कुछ कंट्रीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और वो यहां पहुंच गई हैं, कुछ कंट्रीज नीचे जा चुकी हैं। तो इतनी इनइक्वालिटी या इतना गैप हो चुका है वर्ल्ड में, डाइवर्जेंस आ चुकी है। तो एक तो ये बात बोली आईएमएफ ने। दूसरी बात पता है क्या आईएमएफ ने बोली है कि ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर तो कर रही है, ठीक है, और ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर हमें कैसे पता चलता है? जीडीपी से, कि ऑलमोस्ट काफी कंट्रीज की जीडीपी रिकवर हो रही है। जीडीपी के लिए हम एक और नाम यूज कर लेते हैं, आउटपुट, कि आउटपुट इज रिकवरिंग। बट इकोनॉमी की परफॉर्मेंस आप एक और चीज से देखते हो, और वो पता है क्या है? एम्प्लॉयमेंट। तो आईएमएफ ने बोला है कि सिर्फ एडवांस्ड इकोनॉमीज और इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में डाइवर्जेंस नहीं हो रही है, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में भी डाइवर्जेंस हो रही है। यानी कि इकोनॉमी रिकवर कर रही है अगर हम आउटपुट को देखें, पर एम्प्लॉयमेंट अच्छे से रिकवर नहीं हो रही है। तो आउटपुट यानी कि जीडीपी कंट्रीज की और उनके एम्प्लॉयमेंट लेवल्स में भी गैप बढ़ता जा रहा है, कि जिस हिसाब से आउटपुट रिकवर कर रही है उसी हिसाब से अगर एम्प्लॉयमेंट रिकवर करती तो ठीक रिकवरी हो रही है। पर ये तेजी से रिकवरी कर रही है और ये बहुत धीरे से रिकवरी कर रही है एम्प्लॉयमेंट, राइट? तो ये दो मेजर चीजें कही हैं आईएमएफ ने। वन, देयर इज दिस डाइवर्जेंस बिटवीन एडवांस्ड इकोनॉमीज एंड इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, एंड देन देयर इज दिस लैग बिटवीन आउटपुट ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। नाउ ये जो इन दोनों कंट्रीज, ये जो एडवांस्ड इकोनॉमीज और इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं, इन दोनों के बीच में गैप क्यों बढ़ा है? क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ना इन दोनों कंट्रीज में थोड़ा सा डिफरेंस था। एक, एडवांस इकोनॉमीज में वैक्सीन एक्सेस ज्यादा था एज कंपेयर टू डेवलपिंग इकोनॉमीज। इंडिया को आप इससे बाहर निकाल दो, इंडिया में फिर भी कंपैरेटिवली फिर भी ठीक वैक्सीन एक्सेस था एज कंपेयर टू अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज, ठीक है? तो एक रीजन फॉर दिस डाइवर्जेंस इज लार्ज डिस्पैरिटी इन वैक्सीन एक्सेस। काफी डिस्पैरिटीज थी, इसलिए इकोनॉमी रिकवर नहीं कर पाई इनकी अच्छे से कर गई। दूसरा कारण क्या बता रहा है आईएमएफ? दूसरा बोल रहा है डिफरेंसेस इन पॉलिसी सपोर्ट। जब भी आपकी इकोनॉमी रिसेशन से गुजरती है तो आपकी कंट्री का सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई और आपकी कंट्री की गवर्नमेंट सपोर्ट देती है। जो आरबीआई सपोर्ट देता है उसे हम कहते हैं मॉनेटरी स्टिमुलस, और जो गवर्नमेंट सपोर्ट देती है उसे हम कहते हैं फिस्कल स्टिमुलस। नाउ आईएमएफ के एनालिसिस के हिसाब से एडवांस्ड इकोनॉमीज के मॉनेटरी स्टिमुलस और फिस्कल स्टिमुलस बेटर था, ज्यादा था एज कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज ने भी मॉनेटरी स्टिमुलस दिया है, वहां के सेंट्रल बैंक ने भी मनी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की है, वहां की गवर्नमेंट ने भी फिस्कल सपोर्ट दी है, पर इतनी ज्यादा नहीं दे पाए जितनी एडवांस्ड इकोनॉमीज ने दी है। एंड हेंस बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन पॉलिसी सपोर्ट दे हैव रिकवर्ड वे बेटर देन इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। ऑलराइट, तो एक रीजन इस डाइवर्जेंस का ये है। आईएमएफ कहते हैं ठीक है, हमने बता दिया कि ये इकोनॉमिक डाइवर्जेंस का रीजन भी हमने बता दिया, पर मेजर कंसर्न आईएमएफ कहता है हमारा इस डाइवर्जेंस का है, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का। The biggest takeaway of this report is that employment growth is likely to lag output recovery. Output अच्छे से ग्रो कर रहा है, पर employment देखो, जब भी आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, आपकी इकोनॉमी की आउटपुट बढ़ेगी, तो वहां जॉब्स भी बढ़ती हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा फैक्ट्रीज चलेंगी, जितने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, उतने ज्यादा लोग भी तो चाहिए उन्हें बनाने के लिए, राइट? तो अगर आउटपुट बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। पर आईएमएफ कहता है उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है जिस हिसाब से आउटपुट रिकवर कर रही है। This gap between recovery in output and employment is likely to be larger in emerging markets and developing economies than in advanced economies. अच्छा, ये भी, इसमें भी ये वाली डाइवर्जेंस दोबारा आ रही है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ये इनमें ज्यादा है। एडवांस इकोनॉमीज में फिर भी एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट के बीच में इतना डिफरेंस नहीं है, इनमें बहुत ज्यादा है ना? फर्दर सबसे ज्यादा और क्या प्रॉब्लम आ रही है? जो यंग एंड लो स्किल्ड वर्कर्स है ना, कम स्किल वाले, आर लाइकली टू बी वर्स ऑफ देन प्राइम एज एंड हाई स्किल्ड वर्कर्स। हाईली स्किल्ड वर्कर्स तो फिर भी अपनी जॉब बचा गए,
क्योंकि हम जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान टेक सेक्टर को इतना नुकसान नहीं हुआ है, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है ना, उसको तो इनफैक्ट बढ़ावा ही मिला है। तो टेक सेक्टर में तो हाई स्किल्ड लोग ही होते हैं। जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, वहां सबसे ज्यादा लॉकडाउन का इंपैक्ट हुआ है और वो सबसे ज्यादा सेमी स्किल्ड, लो स्किल्ड वर्कर्स को इंप्लॉय करते हैं और इसीलिए ये वल्नरेबल थे। बट एडवांस इकोनॉमीज में भी ये गैप देखा जा रहा है। हां, इमर्जिंग में ज्यादा देखा जा रहा है, पर एडवांस में भी देखा जा रहा है। तो इस गैप के बिटवीन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट क्या रीजंस बताए जा रहे हैं? एक, वर्कर्स फियर ऑफ ऑन जॉब इन्फेक्शन इन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव ऑक्यूपेशंस एंड चाइल्ड केयर कंसर्न्स। कि आप जाते हो, एक तो है कि आप जहां जॉब कर रहे हो वहां पे इंफेक्शन के चांसेस हैं, तो लोग डरे हुए हैं, इसलिए जॉब पे ही नहीं जा रहे। दूसरा, उन्हें डर है क्योंकि अब उनके बच्चे भी घर पे हैं, स्कूल्स खुले नहीं थे, राइट? तो उन्हें अब डर है कि वो अब जॉब पे जाएंगे, उनके बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? तो इसीलिए बहुत सारे लोग ऑप्टेड आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यूएसए में तो बहुत देखने को मिल रहा है ये। देन लेबर डिमांड चेंजेस एज ऑटोमेशन पिक्स अप इन सम सेक्टर्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लॉकडाउन ने हमें यह बता दिया कि टेक्नोलॉजी को आप यूज करके बहुत सारी जॉब्स को रिप्लेस कर सकते हो। अब वो जो टेक्नोलॉजी का वो ले लिया ना, वो एक तरह से कहते हैं ना कि एक बारी टेक्नोलॉजी चख ली कंपनीज ने, अब दे डोंट वांट टू गो बैक टू लेबर इंटेंसिव काम। अब वो इंप्लॉय नहीं करना चाहते, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही करना चाहते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज ने अपने प्रोसेसेस ऑटोमेट कर लिए थे, रोबोटिक वाले फील्ड में ले गए थे उसे, ठीक है? तो इसीलिए उन कंपनीज की अब डिमांड फॉर लेबर नहीं है, इसीलिए जॉब्स की डिमांड भी नहीं है ज्यादा। Then, replacement income through furlough schemes of or unemployment benefits helping to cushion income losses. जब बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई थी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने ये अनएम्प्लॉयड वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए इनकम सपोर्ट स्कीम लेके आए थे, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए थे। वो बेनिफिट्स अभी तक चल रहे थे और इस वजह से बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि अब फ्री बैठे घर पे पैसा आ रहा है तो क्यों जॉब पे जाना। ये यूएसए यूके में सबसे ज्यादा हुआ है ये। देन जॉब सर्च करना, अपने स्किल के हिसाब से जॉब सर्च करना, जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया। इसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट पता है क्या होती है? कि जब आप एक जॉब छोड़ते हो और दूसरी जॉब की सर्च में होते हो, वो जो समय आप हो जॉबलेस फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, जैसे आपने एक कंपनी में रिजाइन दिया और अब दूसरी कंपनी के लिए जॉब सर्च कर रहे हो, तो ये जो समय है ना जिस टाइम आप अनएम्प्लॉयड हो, व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत हुआ है एंड मेनी मोर रीजंस। तो आईएमएफ ने ये दो की टेक अवेज बताए हैं, एक तो डाइवर्जेंस बिटवीन दीज इकोनॉमीज एंड डाइवर्जेंस बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। क्लियर? नाउ इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? देखो, इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस, आईएमएफ का भी ये डेटा बताता है कि इंडिया में भी ना आउटपुट अच्छे से रिकवर हो रही है, आउटपुट ठीक ठाक रिकवर हो रही है। बाकी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज आउटपुट के मुकाबले भी बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, पर इंडिया इतना बुरा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इंडिया की स्टोरी क्लोज टू एडवांस्ड इकोनॉमीज ही है एज फार एज रिकवरी इज कंसर्न। इंडिया ठीक रिकवर कर रहा है, बट इंडिया में भी अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बुरा हाल है और यहां आईएमएफ की रिपोर्ट सिग्निफिकेंट है। As far as GDP is concerned, India is doing quite well. In fact, beyond IMF, several high frequency indicators. ये high frequency indicators कौन से होते हैं? जैसे GDP का डेटा आने में 1 साल लगता है, पर कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन को जल्दी जल्दी बता देते हैं। जैसे रेलवे ट्रैफिक जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आपकी इकोनॉमी में मूवमेंट चल रही है, तो रेलवे ट्रैफिक आप देखते हो और जल्दी जल्दी आता है रेलवे ट्रैफिक का डेटा, राइट? तो रेलवे ट्रैफिक का डेटा जैसे जैसे जल्दी आता जाएगा, आपको पता चलता जाएगा कि आपकी इकोनॉमी कहां है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है। ऐसे ही बहुत सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, अगर आपके कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रही है तो फैक्ट्रीज ज्यादा चल रही हैं, विच इज अ गुड साइन, है ना? तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, रेल फ्रेट ट्रैफिक, ऐसे भी ये बहुत सारे इंडिकेटर्स जो जल्दी जल्दी आपको बताते हैं कि इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है, उन्हें हम हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स कहते हैं। नाउ इन्होंने बताया है कि इंडिया की सिचुएशन अच्छी है, बट व्हाट द आईएमएफ हैज प्रोजेक्टेड ऑन एम्प्लॉयमेंट दैट द रिकवरी इन अनएम्प्लॉयमेंट इज लैगिंग द रिकवरी इन आउटपुट मैटर्स इमेंसली फॉर इंडिया। इंडिया के लिए इमेंसली मैटर करता है ये। जैसे आपको पता है इंडिया का जो करंट एम्प्लॉयमेंट लेवल है ना, इट इज लेस देन जो इंडिया का एम्प्लॉयमेंट लेवल था 2016 में, विच मीन्स कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स बढ़े हुए हैं, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। लॉकडाउन से पहले ही एम्प्लॉयमेंट में स्लो डाउन आ गया था। अगर हम आज
रिकवरी करने के बावजूद आज हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट लेवल्स आर व्हाट दे वर इन 2016। यानी 2016 से स्लो डाउन चलता गया, लॉकडाउन में और स्लो हो गया, अब रिकवर कर गए तो भी ठीक आ गए, पर उस लेवल पे आ गए जब 2016 में थे, विच मीन्स बुरे हाल चल रहे हैं। नाउ एम्प्लॉयमेंट अगर आपकी नहीं बढ़ती, अगर इंडिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है, तो इंडिया के लिए दो नुकसान है। वो नुकसान ध्यान से सुनना, आंसर्स में काम आएंगे। इफ इंडिया डज नॉट टेक केयर ऑफ इट्स एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन और बस आउटपुट पे खुश होता रहता है कि शेयर मार्केट बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, खुश होता रहता है, तो प्रॉब्लम है दो तरह की। अब वो दो तरह की प्रॉब्लम्स क्या है? लार्ज स्वेथ्स ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जीडीपी ग्रोथ एंड इट्स बेनिफिट्स। आउटपुट आपकी बढ़ती जा रही है, पर वो जो जीडीपी बढ़ रही है उसका फायदा सिर्फ कुछ ही लोगों को है, एम्प्लॉयड लोगों को। जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको क्या फायदा मिल रहा है? उनके पास तो पैसे नहीं आ रहे इस जीडीपी ग्रोथ का। तो लार्ज स्वेथ्स ऑफ योर पॉपुलेशन, लार्ज चंक ऑफ योर पॉपुलेशन वुड बी बेरेफ्ट और वुड नॉट गेट द बेनिफिट्स ऑफ हाई जीडीपी ग्रोथ, हाई ग्रोथ इन आउटपुट। सो दिस इज अ ह्यूमन कंसर्न। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या चीज है? ये तो चलो ह्यूमन कंसर्न हो गया, जो लोग ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बहुत सोचते हैं, मोरालिटी पे ज्यादा काम करते हैं, वो इस पॉइंट को उठाएंगे। पर इकोनॉमिस्ट को भी ये पॉइंट उठाना चाहिए। अब इकोनॉमिस्ट क्या, क्यों ये पॉइंट उठाना चाहिए उन्हें? वेल, अगर ज्यादातर लोगों के पास पैसा नहीं आएगा तो ज्यादातर लोग डिमांड नहीं कर पाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, और अगर ज्यादातर लोग डिमांड नहीं कर पाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, तो डोंट यू थिंक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कम हो जाएगी? और जब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कम हो जाएगी तो ये फैक्ट्रियां किसको बेचेंगी सामान? और ये जो आपकी आउटपुट बढ़ रही है ये किसके लिए है? बायर्स के लिए ही तो है। अगर फैक्ट्रीज इतने सारे ये पेन बना दे पर ये पेन खरीदने वाले कम हो जाएं तो किसको बेचेंगे? अनसोल्ड इन्वेंट्री नहीं हो जाएगी? तो फैक्ट्रीज या ये प्रोड्यूसर्स डिपेंड ऑन एग्रीगेट डिमांड लेवल्स, एंड अगर ज्यादातर लोगों के पास पैसा ही नहीं आएगा तो डिमांड भी गिर जाएगी, और डिमांड अगर गिर जाएगी तो ये जो आउटपुट में आप ग्रोथ देख रहे हो ये शॉर्ट लिव्ड है, ये अभी हो रही है। लॉन्ग टर्म में तो डिमांड अगर गिरनी है तो इनकी आउटपुट भी गिरेगी। तो अगर आप इंप्लॉयमेंट को नहीं ध्यान से लेते, नहीं सीरियसली लेते, तो ये जो आउटपुट है ये शॉर्ट लिव्ड है। मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में इसके आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, जीडीपी ही गिरेगी, बिकॉज डिमांड लेवल्स, स्पेशली एग्रीगेट डिमांड लेवल्स, वुड फॉल डाउन। क्लियर? मेक सेंस? नाउ, रीजन फॉर लैग इन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन इंडिया। अब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये आईएमएफ की रिपोर्ट को एनालाइज करा और उन्होंने कहा कि क्या रीजन है बेसिकली इंडिया में कि आउटपुट तो बढ़ती जा रही है पर अनएम्प्लॉयमेंट उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। तो दो मेजर रीजंस दिए गए। एक कहते हैं कि इंडिया में ना के शेप्ड रिकवरी हुई है। ना आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा वी शेप्ड रिकवरी। वी शेप्ड रिकवरी क्या थी? लेट्स सपोज ये आपकी जीडीपी है, लॉकडाउन आया तो जीडीपी गिर गई, पर फिर जीडीपी अच्छे से बढ़ गई, तो इसे कहते हैं वी शेप्ड रिकवरी। वी शेप बन रही है ना। के शेप्ड रिकवरी पता क्या है? लेट्स सपोज आपके जीडीपी लेवल्स थे, डिफरेंट सेक्टर्स थे, अब कुछ सेक्टर्स आपकी इकोनॉमी में ग्रो करने लग गए, कुछ सेक्टर्स आपकी इकोनॉमी में गिरने लग गए, तो एक तरह की ये के शेप्ड रिकवरी होगी। आपकी इकोनॉमी रिकवर कर रही है पर कुछ ही सेक्टर्स रिकवर कर रहे हैं जो बढ़ते जा रही हैं जिनकी आउटपुट, और कुछ सेक्टर्स डाउनफॉल में है। और इंडिया में ऐसा ही हो रहा है। जैसे जो टेक्नोलॉजी सेक्टर था, टेक सेक्टर था, फार्मास्यूटिकल सेक्टर था, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जिनको लॉकडाउन का फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट लॉकडाउन में तो वो और ग्रो करे और रिकवरी में भी वो बहुत ऊपर गए। तो जो लोग इन सेक्टर्स में एम्प्लॉयड हैं उनकी तो एम्प्लॉयमेंट उनका तो सही है, ये सेक्टर्स बढ़े, पर बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटैलिटी वगैरह वगैरह, ये अभी तक ठीक से रिकवर नहीं कर पाए हैं। और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे मैन्युफैक्चरिंग के जो रिकवर नहीं कर पाए, जिन्हें लॉकडाउन का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और वो गिर गए। वहां इंप्लॉयमेंट लेवल्स गिरे हुए हैं, राइट? तो बिकॉज इंडिया में के शेप्ड रिकवरी हुई है तो ये सेक्टर्स तो ठीक है, पर इन सेक्टर्स ने ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स को नीचे गिरा, बढ़ा दिया है। ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जॉब्स के लेवल को गिरा दिया है, कम जॉब्स जनरेट हुई हैं क्योंकि कुछ ही सेक्टर्स जनरेट करें, कुछ सेक्टर्स तो नीचे हैं। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय के शेप्ड रिकवरी।
और के शेप में भी एक और बात बोली है, बोला है जो सेक्टर्स अच्छे से रिकवर कर गया ना वो तो हैं आपके फॉर्मल सेक्टर्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज। पर जो आपका इनफॉर्मल सेक्टर है ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो तो नीचे गिरा है। और आपको पता है इंडिया में ज्यादातर इंप्लॉयमेंट इनफॉर्मल में है। जैसे ये चार्ट शेयर करा है कि जितने भी सेक्टर्स हैं, ये देखिए यहां पे जितने भी सेक्टर्स हैं, शेयर इन जीडीपी आप देख लो, शेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज इनफॉर्मल सेक्टर देखना, एग्रीकल्चर में 97% एग्रीकल्चर इनफॉर्मल में है, माइनिंग में 22% इनफॉर्मल में है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर 74% इनफॉर्मल है। तो ज्यादातर सेक्टर्स आपकी इकोनॉमी में काफी हद तक इनफॉर्मल है, और सबसे ज्यादा नुकसान ही इन्हें हुआ है, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी इधर ही हुई है। तो बिकॉज इंडिया में बहुत ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर है, इसी वजह, और सबसे ज्यादा इंपैक्ट भी इनफॉर्मल सेक्टर को हुआ है, इसी वजह से यह नुकसान आया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है ना, वहां इनफॉर्मल सेक्टर बहुत छोटा है, और लॉकडाउन का इनफॉर्मल सेक्टर्स पे इंपैक्ट पड़ा था, तो वो तो अच्छे से रिकवर कर गए। पर इंडिया जैसी कंट्रीज में इनफॉर्मल सेक्टर का रोल बड़ा है, और वहां सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है, और सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी हुई है। तो एक के शेप्ड रिकवरी, एक इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दीज आर द टू रीजंस। मेक सेंस? ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इशू पे, विच इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स। बहुत बुरी न्यूज आई है इंडिया के लिए, बहुत ही ज्यादा बुरी न्यूज है। बुरी क्यों है? क्योंकि पिछले साल इंडिया का रैंक कुछ 94 था आउट ऑफ क्लोज टू 120 कंट्रीज। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बताता है कि कितने लोग कंट्रीज को रैंक करता है, और उसमें बताता है किस कंट्री में हंगर की कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो जितना रैंक आपका पीछे है ना, उतनी ही ज्यादा आपके कंट्री में हंगर की प्रॉब्लम है। सो 120 कंट्रीज, क्लोज टू 120 कंट्रीज की रैंकिंग होती है। पिछले साल 2020 में इंडिया का रैंक 90s में था, पर अब इस साल तो हम 100 भी पार कर गए हैं। तो ये एक एरिया है जहां हमें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। हमारा जीडीपी तो बढ़ रही है, हम कहने को तो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं, पर हम अपनी ज्यादातर पॉपुलेशन को फीड नहीं कर पाते हैं। सो एज फार एज जीडीपी इज कंसर्न्ड, वी आर डूइंग प्रीटी वेल, बट एज फार एज ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड, we are doing pretty bad. And what's the evidence of this pretty bad performance? Well, Global Hunger Index report. Now ये जो टॉपिक है ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन निकालता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, विच ऑर्गेनाइजेशन, या ग्लोबल हंगर इंडेक्स के क्या क्या इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पे कंट्रीज को जज किया जाता है, कौन से पैरामीटर्स पे कंट्रीज को जज किया जाता है और रैंक निकाला जाता है। ये प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। मेंस में आपसे पूछ सकते हैं कारण, why India is lagging behind in global hunger index, what is the problem, right? तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले हम देख लेते हैं न्यूज में क्या आया है। So India was ranked 101 out of 116, 120 भी मैंने ज्यादा बोल दिया था। 116 कंट्रीज में 101 रैंक है उस कंट्री के लिए जो अपने आप को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना चाहती है। हमारी एस्पिरेशंस है ना कि वी वांट टू बी द डेवलप्ड, वन ऑफ द डेवलप्ड नेशंस इन द वर्ल्ड, वी वांट टू बिकम अ ग्लोबल सुपर पावर। वेल, ग्लोबल सुपर पावर को यह शोभा तो नहीं देता है। मेक सेंस? It was one among the 31 nations where hunger has been classified as serious. अच्छा, ये जो रैंकिंग्स आती हैं इसमें भी ना कैटेगरीज बांट दी हैं कि लो रिस्क, सीरियस, सिवियर। इंडिया उन 31 कंट्रीज का पार्ट है जिनमें हंगर की प्रॉब्लम सीरियस डिस्क्राइब की हुई है। The country's rank has been on the downward trend since 2016. अच्छा, 2016 से हमारा हंगर का जो रैंक है वो गिरता ही जा रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं कहां से 2016 से कैसे गिरा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में पहले ले लेते हैं जानकारी, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स, राइट? द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज अ पीयर रिव्यूड एनुअल रिपोर्ट। सो सबसे पहले आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए कि ये एनुअल रिपोर्ट है, हर साल आती है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स बाय एनुअल होती हैं, 2 साल में एक बार आती हैं। जैसे बहुत सारी रिपोर्ट्स है, जैसे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स था जो, वो 2 साल में एक बार आता था। कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो साल में ही 2 बार आती हैं, जैसे अभी हमने करा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, है ना, ये साल में एक बार आती है। जॉइंटली पब्लिश्ड बाय, ये ऑर्गेनाइजेशंस का नाम याद रखना है क्योंकि पूछ लेते हैं विच ऑर्गेनाइजेशंस रिलीज दिस, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर लाइफ।
ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती हैं, डिजाइन कॉम्प्रिहेंसिवली मेजर एंड ट्रैक हंगर एट ग्लोबल, रीजनल एंड कंट्री लेवल्स. The aim of GHI is to trigger action to reduce hunger around the world. It is an annual report and it was first published in 2006. ये भी पता होना चाहिए. Now, अब ये किन 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे जज करती हैं कंट्रीज को? The GHI scores are calculated each year to assess progress and setbacks in combating hunger. It is calculated on the basis of 4 indicators. Now you need to remember all these 4 indicators. ये क्या है? Number 1, undernourishment. Share of the population with insufficient calorie intakes. देखो बताया हुआ है ना कि एक अडल्ट मेल जो है उसको मिनिमम इतनी कैलोरीज तो चाहिए दिन की, नहीं तो वो हंग्री है, राइट? तो इंडिया में शेयर ऑफ दैट पॉपुलेशन जो इतनी कैलोरीज भी नहीं मीट कर पा रहा है वो बहुत ज्यादा है. अंडर नरिशमेंट है कि मिनिमम कैलोरीज ही नहीं मिल रही हैं. चाइल्ड वेस्टिंग. नाउ वेस्टिंग क्या होता है? शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज 5 हु हैव लो वेट फॉर देयर हाइट, रिफ्लेक्टिंग एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन. वेस्टिंग पता क्या होता है? वेस्टिंग होता है कि जितने आपकी एज के हिसाब से आपकी हाइट होनी चाहिए उसके हिसाब से आपका वेट बहुत ज्यादा कम है, विच इज अ साइन ऑफ अंडर नरिशमेंट. तो ये जो चाइल्ड वेस्टिंग है ये हम अंडर 5 वाले बच्चों को देखते हैं, 5 से छोटे बच्चों को, राइट? सो लो वेट फॉर देयर हाइट है. देन चाइल्ड स्टंटिंग. अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तो आप अपनी एज के हिसाब से भी हाइट अचीव नहीं कर पाते हो. इंडिया की जो एवरेज हाइट है ना वो ग्लोबली बहुत ज्यादा कम है. एवरेज हाइट जैसे नेदरलैंड्स, यूरोपियंस जो हैं बहुत लंबे होते हैं, इंडियंस छोटे होते हैं, और इंडिया की एवरेज हाइट तो बहुत ज्यादा कम है. उसका सबसे बड़ा कारण है बचपन में ही स्टंटिंग हो जाना. शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 हु हैव लो हाइट फॉर देयर एज, ये. देन चाइल्ड मोर्टेलिटी. द मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5. जो 5 साल से छोटे बच्चे मर जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनको इतना नरिशमेंट या न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है कि उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो सके. तो वो छोटे छोटे डिजीजेस से भी डेथ हो जाती है. डायरिया से डेथ हो जाती है बहुत सारे बच्चों के हमारे देश में. उसका रीजन क्या है? इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई. एंड दैट इज अ रीजन, एंड दैट इज हैपनिंग व्हाई? बिकॉज ऑफ अंडर नरिशमेंट या मैल नरिशमेंट, मैल न्यूट्रिशन. तो इन 4 बेसिस पे आप जज करते हो और इन 4 बेसिस पे इंडिया का रैंक 101 आया है. इमेजिन. खैर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में और क्या चीजें हैं? बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ 4 इंडिकेटर्स द GHI डिटरमिन्स हंगर ऑन 100 पॉइंट स्केल, वेयर 0 इज द बेस्ट पॉसिबल स्कोर, नो हंगर, एंड 100 इज द वर्स्ट. तो इंडिया का स्कोर अगर 80 है, 90 है तो बुरे हाल है, और जो अच्छी कंट्रीज है उनका स्कोर क्लोजर टू 0 होगा. ये याद रखना बात. जनरली हम उल्टा सोच लेते हैं कि जितने ज्यादा नंबर आए आपके 100 में से उतना बेटर हो आप. नहीं, इसमें उल्टा है. Each country's GHI score is classified by severity from low to extremely alarming. India has slipped to 101st position in the global hunger index of 116 countries. 2020 में 94 रैंक था, अब 101 हो गया है. ठीक है. और हम ये भी नहीं कह सकते कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाले जो है ना उनका इंडिया के खिलाफ कोई बायस है. वो जानबूझ के इंडिया को गंदी रैंकिंग देखते हैं. कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है जिसकी वजह से ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. हम ऐसा कह सकते थे पर हम ऐसा नहीं कहते. पता है क्यों? क्योंकि इंडिया के खुद के सर्वेज जो होते हैं ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करती है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज, इसके इन सर्वेज में भी हमें पता चला है कि GHI वाले, ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाले सही कह रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने डेटा कैलकुलेट करा है वो हमने भी कैलकुलेट करा है. ये सारी बातें वहां से हैं. क्लियर? ठीक है. देखो इंडिया का रैंक 2011 में इंडिया का रैंक 67 था, 65, फिर अच्छा हुआ इंडिया का रैंक. फिर देखना 2014 से गिरने लग गया, बीच में ठीक हो गया था, फिर देखो इंडिया का रैंक कंसिस्टेंटली गिरता जा रहा है. ठीक है. दिस इज अ प्रॉब्लम. जैसे जैसे कंट्रीज आगे डेवलप होती जाती हैं यहां पे तो इंप्रूवमेंट होनी चाहिए. इंडिया बुरा परफॉर्म कर रहा है, उल्टा चल रहा है. सो दिस इज अ कॉज फॉर कंसर्न. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट इज, ये एक अच्छी न्यूज आ गई है. अभी तक हम बुरी न्यूज के बारे में बात कर रहे थे. एक आर्टिकल है जो अच्छी न्यूज बताता है इंडिया के बारे में. हिंदू का आर्टिकल था, ग्रीनफील्ड होप्स ऑन रिबाउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट पास्ट प्री पैंडेमिक लेवल्स.
कि पैंडेमिक आने से पहले भी जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट थी ना, पैंडेमिक के दौरान तो इंडिया का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेवल गिर गया था, पर पैंडेमिक से पहले यहां था। अब रिकवरी हमारी इतनी अच्छी हुई है कि प्री पैंडेमिक लेवल से भी बेटर हो चुके हैं हम, विच इज अ साइन ऑफ वी शेप्ड रिकवरी एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न्ड। हां, इंप्लॉयमेंट के केस में वी शेप्ड रिकवरी नहीं हुई है, पर अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वी शेप्ड रिकवरी हो गई है, यह डेटा बता रहा है। तो ये जो हिंदू का आर्टिकल था, काफी हद तक मैंने वही लाइंस यूज करी हैं, ठीक है, तो आप पढ़ लेना, पर मैं आपके साथ ही पढ़ लेता हूं। Data from investment monitoring firm projects today reveal that investment commitments and indicators of actual capital expenditure is nothing but investment, on the ground recorded a more than robust sequential growth in July-September quarter. Now, आपको पता है ना, बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं उन्हें शायद ना पता हो, हम पूरे फाइनेंशियल ईयर को ना 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 4 पार्ट्स में। अप्रैल टू जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई टू सितंबर सेकेंड क्वार्टर, अक्टूबर टू दिसंबर थर्ड क्वार्टर एंड जनवरी टू मार्च फोर्थ क्वार्टर, राइट। तो ये सेकेंड क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट्स आए हैं आफ्टर बुरी परफॉर्मेंस इन फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल टू जून। इवन दो एनहांस सेंट्रल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल, इसका मतलब कि दो इन्वेस्टमेंट लेवल्स इसलिए भी ज्यादा हैं कि गवर्नमेंट बहुत इन्वेस्टमेंट कर रही है। इससे आप ये मत सोचो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी हुई है, इस वजह से ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पब्लिक प्लस प्राइवेट ज्यादा दिख रही है। पर यह रिपोर्ट कहती है कि प्राइवेट भी बढ़ने लग गई है, ठीक है। वेदर और नॉट दिस ग्रोथ रेट इज सस्टेन्ड, यानी कि लॉन्ग टर्म में जाएगा ये ग्रोथ रेट, वो नहीं पता। द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीएलआई स्कीम, ना ये गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम निकाली थी, हमने पहले भी करा हुआ है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ये स्कीम है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए है, टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए, चिप डिजाइनिंग वाला जो सेक्टर है, उन सब के लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई है। और ये स्कीम इतनी अच्छी निकली है कि बहुत सारे बड़े बड़े प्राइवेट इन्वेस्टर्स अब इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं और नई नई फैक्ट्रीज खोलना चाहते हैं ताकि इस स्कीम का फायदा हो, राइट। तो वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और नई नई फैक्ट्रीज खोल रहे हैं, राइट, क्योंकि उन्हें अब फायदा दिख रहा है। तो इस स्कीम का बहुत फायदा हुआ है। टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू स्पर मोर इन्वेस्टमेंट्स इन टेक्सटाइल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर द सेकेंड हाफ ऑफ 2022-23। तो इस स्कीम की वजह से कम इन सेक्टर में तो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं, ठीक है। क्रिटिक्स में कॉल इट अ रेट्रो स्टाइल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पुश। ये किसको कह रहे हैं क्रिटिक्स, पता है किसके? पीएलआई स्कीम के। क्रिटिक्स इसे ये कह सकते हैं कि इंडिया एक तरह से वापस जा रहा है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से पहले। एलपीजी रिफॉर्म्स जो 1991 में आए थे, उससे पहले इंडिया ना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करता था। उसका मतलब क्या था कि रादर देन इंपोर्टिंग अ गुड, इंडिया कोशिश करता था कि हम इंडिया में ही बना लें उसे। जैसे इंडिया ने ना गाड़ियों के इंपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा बैरियर्स लगाए हुए थे। क्यों? क्योंकि इंडिया की कोशिश थी कि इंडिया खुद ही अपने यहां पे गाड़ियां बनाए। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनके इंपोर्ट्स पे इंडिया ने एक तरह से बैन या बैरियर्स बनाए हुए थे ताकि इंडिया में ही वो बन जाएं। उसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो बहुत सारे लोग पीएलआई स्कीम को भी एक तरह का इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की स्कीम कह रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। यह आर्टिकल कहता है ऐसा नहीं है। इनफैक्ट पीएलआई स्कीम ने तो इंडिया को और एनहांस करा है, बेटर करा है। खैर, ये जो इंप्रूवमेंट हुई है अभी तो शॉर्ट टर्म की इंप्रूवमेंट हो सकती है, इसे सस्टेन करने के लिए हमें और क्या करना चाहिए ताकि ये लॉन्ग टर्म में भी ऐसी इंप्रूवमेंट होते जाए? क्या करना चाहिए? Speedy implementation is, however, essential to ensure the expected gains that accrue of the 13 sectors for which PLIs have been announced. PLI स्कीम 13 सेक्टर्स के लिए आ चुकी है। अब ये जो स्कीम है अगर अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं होगी तो ये इन्वेस्टमेंट वापस गिरने लग जाएगी। तो स्पीडी इंप्लीमेंटेशन इज वन। प्लस ये जो गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है बहुत खराब पीएसयूज की, जैसे एयर इंडिया को अब टाटा को दे दिया, प्राइवेटाइज कर दिया, ऐसे ही बहुत ज्यादा खराब जो पीएसयूज हैं उनको प्राइवेटाइजेशन करोगे तो ये बेटर साइन है। ये मार्केट को एक अच्छा सिग्नल देगा जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी लॉन्ग टर्म में। With its efforts to repair some of the damage to long bleeding telecom sector थोड़ा खराब चल रहा है, and finally fix the festering folly of pursuing retrospective taxation। हमने करा हुआ retrospective taxation है ना,
तो ये जो गवर्नमेंट इट इज सीरियस ऑफ रिमूविंग दीज प्रॉब्लम्स, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हमने हटा दिया इस गवर्नमेंट ने। फिर टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत बेटर कुछ रिफॉर्म्स लेके आए हैं। तो अगर ये करते जाएं और टैक्सेशन सिस्टम को रिफॉर्म कर दें, अभी करंटली इंडिया में जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं दे आर बीइंग एक्यूज्ड वर्ल्ड वाइड ऑफ कमिटिंग टैक्स टेररिज्म, वो धीरे धीरे हट जाएगा, तो ये अच्छा है। प्लस इंडिया की ना, अगर इंडिया चाहता है कि ग्लोबल जो इकोनॉमीज है ना बड़ी बड़ी, यूएसए, यूके, इनके साथ इंडिया की अच्छी एक इकोनॉमिक डील हो जाए, पर ये कंट्रीज इंडिया के साथ अच्छी इकोनॉमिक डील पता कब करेंगी? ये जो कंट्रीज है ना, डेवलप्ड कंट्रीज, ये अब एनवायरमेंट और सोशल सिस्टम को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है। अगर आपकी कंट्री इकोनॉमिकली अच्छा परफॉर्म कर रही है पर एनवायरमेंट को बर्बाद कर रही है या लोगों को तंग कर रही है, सोसाइटी को, तो ये कंट्रीज आपके साथ डील नहीं करेंगी। तो इंडिया को सोशल पैरामीटर्स और एनवायरमेंट पे अच्छा काम करना पड़ेगा, तभी दीज कंट्रीज वुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया और इंडिया के साथ अच्छी डील्स कर पाएंगे। ये करना चाहिए। कंक्लूजन में क्या है? मेन कंक्लूजन ये आप आंसर्स में भी यूज कर सकते हो। In a world where capital is increasingly influenced by environmental, social and governance standards, these factors merit more policy attention as well. तो अभी तो इंडिया ने इकोनॉमिक पॉलिसी के फ्रंट पे बहुत अच्छा काम करा है, पर इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए एनवायरमेंट भी है, सोसाइटी भी है, गवर्नेंस भी है। इंडिया को इन तीनों पे भी फोकस करना पड़ेगा, तभी अगर ये तीनों अच्छे चलेंगे तो आपकी इकोनॉमी और अच्छी परफॉर्म करेगी। दिस इज अ कंक्लूजन, एंड ये कंक्लूजन मैंने स्पेसिफिकली क्यों मेंशन करी है, बिकॉज आई थिंक इसे आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो बहुत ज्यादा, मेंस आंसर्स में। बहुत अच्छी वर्डिंग है, ये बहुत अच्छी वर्डिंग है और आपके आंसर्स को अच्छे से कंक्लूड करती है। क्लियर? ठीक है, चलो फिर इसी के साथ हमारी डिस्कशन तो खत्म होती है, पर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट यू हैव टू रीड योरसेल्फ। एक तो इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन्ड सीरीज में आया था, व्हाई ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस आर अप एंड हाउ इंडिया इज इंपैक्टेड। नाउ ये मैं आपको आज की क्लास में क्यों नहीं करा रहा, क्योंकि पिछले कई क्लासेस में हम इसे बार बार कवर कर चुके हैं। तो नाउ आई वांट कि आप आर्टिकल खुद पढ़ो कि हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस का इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा। ठीक है, सिमिलरली हम ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं पिछले कई करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल आया था हिंदू की एक्सप्लेन्ड सीरीज में, वो आपने पढ़ना है। क्लियर? और एंड में जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें आपको मिलेंगे ये एमसीक्यूज। ठीक है, ये होगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये आपने आंसर करना है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स से रिलेटेड प्री के कुछ क्वेश्चंस, ये दोनों क्वेश्चंस आपने आंसर करने हैं और आंसर करके आंसर लिखना है नीचे कमेंट सेक्शन में। प्लीज, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर आंसर। ऑलराइट, चलो फिर इसी के साथ हम आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप यू लाइक टुडेज लेक्चर एंड आई होप मेनी डाउट्स ऑफ योर विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स वर क्लियर्ड इन दिस लेक्चर। If you still have some doubts, then please ask us those doubts. We are eagerly waiting for them all. Thank you, everyone.